Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is Dr. Ahmad Raza online for today's lecture of inorganic chemistry. So, first of all, I welcome you all in the coursework of your BS second semester. So, in the first semester, we studied the branch of chemistry called as organic chemistry. So, in second semester, the chemistry we are going to study is inorganic chemistry. तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आउटलाइन जो आपके सामने डिस्प्ले हुई है, जो जो हमने इस सेमेस्टर में स्टडी करना है वो चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला चैप्टर जो है पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी। इस आउटलाइन का जो है ना वो मेजर पोर्शन वो है जो आपने एफएससी में स्टडी किया हुआ है, सिर्फ उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हम स्टडी करेंगे। तो मोस्टली चीज़ें जो हैं इसमें आपने एफएससी में स्टडी की हुई हैं। मसलन अगर हम देखते हैं कि पहला चैप्टर जो है पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एसपीडी एंड f orbitals and group trends like atomic radii, ionic radii, ionization energy, electron affinity, electronegativity, इनका ग्रुप के अंदर ट्रेंड क्या है कि या पीरियड के अंदर इनका ट्रेंड क्या है कि वो जैसे जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, तो इन जो प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है एटॉमिक रेडियाई कम होता है या बढ़ता है अलोंग द पीरियड या विद इन द ग्रुप। ये चीज़ें हमने आप लोगों ने एफएससी में स्टडी की हुई हैं। दूसरा चैप्टर भी इसी तरह केमिकल बॉन्डिंग इन मेन ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेन ब्लॉक एलिमेंट्स हम पीरियोडिक टेबल में आज के लेक्चर में देखेंगे। मेन ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उनके जो एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, या सोडियम और क्लोराइन है, तो इनके जो एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान बॉन्डिंग कौन कौन सी है, उसकी नेचर क्या है, टाइप्स क्या है। फॉर एग्जांपल आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। और देन अगर जो भी बॉन्ड है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरीज हैं लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और देन उन एलिमेंट की बॉन्डिंग से जो मॉलिक्यूल बनते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, उनकी शेप्स क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, लीनियर शेप होगी। तो या जो भी शेप होगी उसको हम स्टडी करेंगे थ्रू दी theory and named as Vesper theory and hybridization sp3 sp2 sp की hybridization की बेस पे हम देखेंगे तो उनकी शेप्स क्या है। थर्ड चैप्टर इज रिलेटेड विद द एसिड्स एंड बेसेस। तो उसमें जो एक कंसेप्ट है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट, उसके लिहाज से उनकी जो है वो कंपाउंड्स की देखेंगे हम कि उनकी आपस में स्ट्रेंथ कितनी है, कंपाउंड स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं, तो सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स होते क्या हैं। देन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, और पीएच पी के बी का सिग्निफिकेंस क्या है, बफर सॉल्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिकेटर कौन से होते हैं हम टाइट्रेशंस में यूज करते हैं, लाइक नाफ्थलीन एक एसिड बेस इंडिकेटर है। तो वो अगर कलर चेंज करते हैं तो किस बेस पे कलर चेंज होता है उनका। सो वो थ्योरीज डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट एंड देयर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो 3 चैप्टर ये हैं आपके आउटलाइन में, और चौथा जो चैप्टर है वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है। उसकी हम जनरल चीज़ें डिस्कस करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक of the following group of p block elements with reference to aspects given against each। कि हर ग्रुप के आगे जो जो उन्होंने डिस्कस किया, जो 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 चीज़ें मेंशन की हुई हैं सिर्फ उसी को ही हमने उसी उन्हीं एस्पेक्ट्स को ही देखना है। मतलब कार्बन एंड सिलिकॉन के अंदर अगर हम देखें तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन कौन कौन सी हैं, फुलरीन्स कौन सी होती हैं, फुलरीन्स क्या है, उनकी एप्लीकेशन क्या है, सिलिकेट सिलिकॉन एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ग्रुप में अगर हम देखें तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उनको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और उनका रोल क्या होगा इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसी तरह फास्फोरस से रिलेटेड इंडस्ट्रियल सुपरफॉस्फेट फर्टिलाइजर्स काजेस ऑफ फॉग एंड स्मॉग, ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये किस तरह फॉग और
मार्क के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन और सल्फेट के ग्रुप में अगर हम उसी उनके ऑक्साइड्स की इन्हीं एस्पेक्ट्स को देखेंगे, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड और देन सल्फर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स रिएक्शंस। एफएससी में आपने टॉपिक चैप्टर है। तो इसी तरह थायोनिक एसिड एंड यूज ऑफ इट हाइपो इंडस्ट्री, हैलोजेंस का भी एनोमोलस बिहेवियर, क्लोरीन का दूसरे हैलोजन से क्या बिहेवियर है जो डिफरेंट है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, देन उसके ऑक्साइड्स की इसी तरह प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस। ब्रीफली इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, सीडो हैलोजेंस, नोबल गैसेस क्या होती हैं, उनको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, उनके जीनॉन के जो फ्लोराइड्स हैं उनके कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी, उनके यूजेस क्या हैं, एंड देन कमर्शियल यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। तो ये आउटलाइन है, इसको हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जैसे पहला चैप्टर है आपका पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वही होंगी जो आपने एफएससी में स्टडी की हुई हैं, तो उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इस सेमेस्टर के लिए जो आप बुक फॉलो करेंगे वो गुलाम रसूल चौधरी की टेक्स्ट बुक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको BS 4 ईयर प्रोग्राम, ये दो तरह की बुक्स हैं, डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, लाइक BS एंड BSc एक है, तो एक और इसका नया एडिशन आया 2020 के अंदर, 2019 के एंड पे, तो वो आपने नहीं लेना। इसी ये जो BS 4 ईयर प्रोग्राम है और इसका एडिशन जो है वो 2018-20 ये मार्केट में आपको मिल जाएंगी। तो ये बुक हम फॉलो करेंगे इस सेमेस्टर के लिए, जो आउटलाइन में मेंशन किया उसी उन्हीं चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये बुक आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी आपको BS केमिस्ट्री वालों को खासतौर पे BS फिफ्थ में, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे भी ये रोल आपके लिए ये बुक आपका वहाँ पे काम देगी। देन इसी तरह BS सिक्स सेमेस्टर में भी इसमें चैप्टर्स हैं, तो इसको आपने परचेज कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं जी, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहला टॉपिक जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह डेवलप हुआ। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, सो स्टार्ट में क्या हुआ, जब एक या दो कुछ एलिमेंट्स थे तो उस वक्त तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी या इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी उनको इनको अरेंज करने की, इनको ग्रुप्स एंड पीरियड्स या उनको इकट्ठा रखने की। लेकिन जब बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो देन उनकी प्रॉपर्टीज कुछ की सिमिलर आ रही थी, तो केमिस्ट के लिए फिर ये ज़रूरी हो गया कि उन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें इनटू सर्टेन सॉर्ट ऑफ टेबल, कुछ क्राइटेरिया ऐसा रखें जिस बेस पे उसको क्लासीफाई किया जा सके। तो जब बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए तो केमिस्ट अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई देम इनटू ग्रुप्स। इस ग्रुप पे किस बेस पे उन्होंने ग्रुप्स में क्लासीफाई करने की कोशिश की, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम ग्रुप में इकट्ठा रखना या एक ही ग्रुप में रखने की कोशिश की, ताकि जो स्टडी जो है इनसे रिलेटेड जो रिसर्च है उसको सिस्टमाइज किया जा सके। तो इस सिलसिले में जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट थी वो बेस्ड थी एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। दो चीजें हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो स्टार्ट में जब ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, ये अटेम्प्ट स्टार्ट हुई इनको क्लासिफाई करने के लिए, तो उस वक्त तक जो कंसेप्ट था वो एटॉमिक मास का था, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ था। तो इस वजह से जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स होंगी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल तक, उसमें एटॉमिक मास की बेस पे ही उनको क्लासिफाई किया जाएगा या किया गया। तो इस सिलसिले में जो पहली अटेम्प्ट थी वो डू ब्राइनर ने की, जिसको नाम दिया गया डू ब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। So Johann डू ब्राइनर in 1829 pointed out that within a group of three elements, कि अगर हम एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में अरेंज करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो उनको अगर हम एक ग्रुप में रखें तो उनकी जो एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, उस ग्रुप में जो मिडल का एलिमेंट होगा उसकी एटॉमिक मास क्या होगी, मीन ऑफ अदर टू। बाकी जो फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास का अगर हम मीन लेते हैं
एवरेज लेते हैं तो वो जो सेकंड वाला मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसकी एटॉमिक मास पे इक्विवेलेंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थी क्लासिफिकेशन आई वो थी डू ब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड, तीन तीन के ग्रुप में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। तो इस सिलसिले में अगर हम एग्जांपल्स देखें कि ग्रुप पहला जो ग्रुप है लिथियम सोडियम और पोटाशियम का ग्रुप है ट्राइएड का। तो इसमें अगर हम देखें कि लिथियम सोडियम और पोटाशियम इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो इसमें अगर हम देखें लिथियम की एटॉमिक मास 7 और पोटाशियम की क्या है 39। सो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 23 व्हिच इज द मास ऑफ सेकंड एलिमेंट सोडियम। तो इस बेस पे उसने कहा जी कि इन एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि मास एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट जब इनका मीन लिया जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ इंटरमीडिएट जो सेकंड एलिमेंट है सेंट्रल एलिमेंट है उसकी मास के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह अगर हम दूसरा ट्राइएड देखते हैं कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो इस इनका भी फर्स्ट और सेकंड का मास जो है वो मीन ऑफ स्ट्रोंशियम, इनका जो मीन है वो इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रोंशियम। इन सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। इसी तरह क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को अगर हम देखें तो इनकी भी जो क्लोरीन और आयोडीन की मास का अगर हम मीन लें तो ब्रोमीन की मास के इक्विवेलेंट होगी। सो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन आई वो थी डू ब्राइनर्स ट्राइएड की। इसके बाद पेटेनकोफर्स रूल ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल्स। टेनकोफर ने 1850 के अंदर पॉइंट आउट किया कि एटॉमिक मासेस ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, हर एलिमेंट की नहीं, वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है सेम है, तो उनकी एटॉमिक मासेस जो है वो डिफर करती हैं बाय एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 8। मसलन अगर हम टेबल में देखें कि लिथियम और सोडियम पोटाशियम ये एलिमेंट्स क्या है सिमिलर एलिमेंट्स हैं, केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो इनकी एटॉमिक मास का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो इट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 8। फॉर एग्जांपल लिथियम और सोडियम का डिफरेंस क्या है एटॉमिक मास का 23 माइनस 7 16। तो 16 क्या है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16। इसी तरह अगर हम सोडियम और पोटाशियम का इंटेग्रल मल्टीपल लेते हैं डिफरेंस लेते हैं एटॉमिक मास का तो it is equal to 16 which is again the integral multiple of 8। Similarly oxygen सल्फर selenium और टेलीरियम का अगर हम कंपैरिजन करें तो सल्फर और selenium ऑक्सीजन का जो मास डिफरेंस है 16 इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 8। selenium और सल्फर का जो मास डिफरेंस है 80 minus 32 is equal to 48। it is again the integral multiple of 8। सो सिमिलरली टेलीरियम और सेलेनियम का भी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 की फिगर जो है वो उसने कहा कि एक मैजिक नंबर है कि इसकी जो उन प्रॉपर्टीज के लिए जिनकी उन एलिमेंट्स के लिए जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है सेम है, क्योंकि एटॉमिक मास विल बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 8। तो आगे चल के हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी जब एटॉमिक नंबर की बेस पे क्लासिफाई किए गए एलिमेंट्स तो उसमें भी क्या है हर जो पहले जो तो 3 रोज हैं उसमें 8 एलिमेंट्स के बाद जो है वो एटॉमिक मास क्या है सी जो प्रॉपर्टीज क्या है एलिमेंट्स की सेम आती हैं। तो वजह इसकी क्या हो सकती है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एस और पी। पी ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो दोनों को मिला के 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बनते हैं। तो इस वजह से हर 8 के बाद क्या होता है जो एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी सच से मैच कर रही होती है। इसके बाद जी पहले जो थी वो ट्राइएड के बाद देन टेनकोफर्स रूल के बाद अगला जो साइंटिस्ट था न्यूलैंड, उसने 1866 के अंदर रिपोर्ट किया कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इस लिहाज से कि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो हर 8वां एलिमेंट क्या होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। मोस्ट केसेस में यही ऑब्जर्व किया गया कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास so properties of every 8 elements becomes similar to the first one। तो इसको हम न्यूलैंड्स लॉ को इस तरह स्टेट कर सकते हैं कि केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स रीअकर इन ऑक्टेव्स। ऑक्टा रिलेटेड है 8 से,
तो केमिकली सिमिलर एलिमेंट अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, रीअकर होंगे आफ्टर इन ऑक्टेव की फॉर्म में व्हेन अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्योंकि अभी तक जो है वो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट नहीं आया, तो सारी जो क्लासिफिकेशन चल रही है वो एटॉमिक मास की बेस पे चल रही है। तो इस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की अगर हम पीरियोडिक जो डेमोंस्ट्रेशन देखें, तो हाइड्रोजन से अगर हम स्टार्ट करें तो एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज हो रही है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो इसके बाद अगर हम लिथियम से देखें तो लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा है सोडियम, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लिथियम से मैच कर रही है। इसी तरह सोडियम के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा है पोटाशियम, उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट से अपने टॉप के ऊपर जो है सोडियम उससे मैच कर रही है। तो न्यूलैंड ने इस हिसाब से क्या किया कि हर 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हो जाती है। इसी तरह हर ग्रुप में अगर आप देख लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम है, बोरान, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम की सेम है, कार्बन, सिलिकॉन की सेम है। लेकिन जब हम देखते हैं ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन, तो आयरन की प्रॉपर्टीज जो है वो ऑक्सीजन और सल्फर से डिफरेंट है। तो लेकिन न्यूलैंड्स ने क्या किया कि एटॉमिक मास उसका चूंकि मैंगनीज के बाद 56 आ रहा था, तो आयरन की पोजीशन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के मुताबिक यहाँ पे बनती थी। तो ये उसका एक ड्रॉबैक है कि आयरन की जो पोजीशन है वो जस्टिफाई नहीं है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में। तो ये ड्रॉबैक क्या है, आयरन कुड नॉट बी प्लेस्ड विद ऑक्सीजन एंड सल्फर ड्यू टू इट्स वेरी डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन एडवांटेज इसका क्या है कि जो स्टार्ट चूंकि हो रहा है क्लासिफिकेशन का, तो इस वजह से क्या हुआ कि हम पहले जो 3-3 के सेट हम देख रहे थे, अब उससे हम थोड़ा से बढ़ गए। क्या हुआ कि एक्सटेंसिव ऑर्डरिंग हो गई एलिमेंट्स की, जो है जैसा कि हम देखते हैं टेबल में कि मोर एक्सटेंसिव ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स वाज विजुअलाइज्ड। इसमें हम बहुत ज्यादा सारे एलिमेंट्स को हमने जो है वो ऑर्डर में लिया है या क्लासिफाई कर दिया। तो इसके बाद लोथर मेयर ने क्या एटॉमिक वॉल्यूम की कर्व एक बनाई 1870 के अंदर। उसने भी उसने भी कहा कि periodic arrangement of elements by plotting the atomic volume of elements versus the relative atomic mass। उसने एक कर्व बनाई by plotting the atomic volume of elements against the relative atomic masses। Then the Mendeleev's law and periodic table. So this law states that periodic properties of elements are periodic functions of their atomic masses। क्योंकि अभी भी एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट नहीं आया, तो एटॉमिक मास की बेस पे ही क्लासिफिकेशन चल रही है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक क्या है कि जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रेपिटेशन आती है प्रॉपर्टी की, या एक खास नंबर के बाद जो है, या एक खास इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट्स की सेम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि सोडियम की प्रॉपर्टीज जो है वो एक खास नंबर के बाद यानी कि 8 नंबर के बाद वो पोटाशियम से मैच करती हैं। लिथियम की प्रॉपर्टी एक खास नंबर के बाद सोडियम से मैच करती है। इसी तरह फ्लोरीन की प्रॉपर्टी एक खास नंबर के 8 नंबर है उसके बाद क्लोरीन से मैच करती है। इसी तरह जब हम बॉटम ऑफ द ग्रुप जाते हैं तो ये नंबर बढ़ता जाता है कि 8 से 18 एलिमेंट्स के बाद वो पीरियोडिसिटी आती है। देन 32 एलिमेंट्स के बाद पीरियोडिसिटी आएगी, जैसे जैसे उनके अंदर शेल्स जो है वो आते जाते हैं या ऑर्बिटल्स आते जाते हैं, पी, एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल आते जाते हैं, तो उसी तरह उनकी पीरियोडिसिटी का नंबर जो है वो या इंटरवल जो वो बढ़ता जाता है। तो periodic properties जो है वो of elements are periodic functions of their atomic masses। So in 1871 Mendeleev published short periodic table having only 63 elements। जो उस वक्त तक इतने ज्यादा एलिमेंट्स जो डिस्कवर भी नहीं हुए थे, जो 63 जो डिस्कवर हुए थे, तो उसने उसको उन 63 एलिमेंट्स को ही एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल जो है वो पब्लिश किया। उसमें इनर्ट गैसेस नहीं थी क्योंकि उस वक्त तक वो डिस्कवर नहीं हुई थी। तो अब इसके इन 63 एलिमेंट्स के अलावा उसने क्या किया, क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया, तो उसमें उसने कुछ वेकेंट पोजीशन छोड़ दी वर्स जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के थे, और उसने प्रॉपर्टीज उसकी प्रेडिक्ट कर दी कि जब भी ये एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ये वाली होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट से मैच करेंगी। एडवांस में ही उसने प्रेडिक्शन दे दी। तो जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो वो जो प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट की हुई थी मेंडलीव ने वो वेरीफाई होगी एंड फाउंड ट्रू इन दी टाइम।
बोहर पीरियोडिक टेबल, बोहर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आपने कुछ डिफेक्ट्स जो हैं वो देखे हुए हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के एक ग्रुप में प्लेस किए गए हैं। देन कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक मास ज़्यादा है, लेकिन वो उनका एटॉमिक जो है उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो अपने से पिछले एलिमेंट से मैच करती हैं। तो ये जो डिफेक्ट्स थे इन दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये रिमूव किए जो थे बोहर ने बाय यूजिंग द मॉडर्न लॉ इन द टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर। कि अब जो था वो मोज़ले ने एक साइंटिस्ट है जिसने एटॉमिक नंबर का जब कांसेप्ट डेवलप किया, तो उसमें क्या था कि एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उस एटॉमिक नंबर को बेस बना के जो बोहर ने पीरियोडिक टेबल दिया, यानी कि उसमें क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन दी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसने जो मेंडलीव के टेबल में डिफेक्ट आ रहे थे उसको रिमूव कर दिया। तो बोहर ने क्लासिफाई किया इनटू एलिमेंट्स इनटू एसपीडी एंड एफ ब्लॉक्स बेस्ड ऑन एसपीडी एंड एफ ऑर्बिटल्स, कि जिन जिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही है, अगर किसी एलिमेंट में एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही है तो उसको उसने एस ब्लॉक में रख दिया। इसी एलिमेंट में फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, तो उसने उसको जो बोहर ने उसको पी ब्लॉक के अंदर रख दिया। इसी तरह अगर हम आयरन देखते हैं तो उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं, तो उसको डी ब्लॉक के अंदर प्लेस कर दिया। तो बोहर ने जो था वो एटॉमिक मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल था उसको वेरीफाई किया, जो मॉडिफाई किया इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर। तो अब आते हैं जी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसकी जो बेसिक थी वो एक्चुअली थी मोज़ले's वर्क थी। कि मोज़ले ने इस्टेब्लिश कर दिया कि एटॉमिक मास नहीं है जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कि नॉट द एटॉमिक मास बट एक्चुअली द एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कि एटम की जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी जो है या करैक्टर जो है वो गवर्न होता है, उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती हैं, वो एटॉमिक मास नहीं है बल्कि एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्न होती है। मसलन अगर हम देखें कि ऑक्सीजन का एटम जो है वो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसका मतलब क्या है कि वो दो ही बॉन्ड बना सकता है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो दो बॉन्ड बना सकता है। तो एटॉमिक नंबर ने हमें उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो इस तरह का कोई आइडिया हमें नहीं दे रही थी। So therefore, basis of classification was changed from atomic mass to atomic number, which removed the defects of Mendeleev's periodic table. So this formulated the modern periodic law, which states that physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic numbers, not the atomic masses, but the periodic functions of their atomic number. Mendeleev का periodic table किस पे बेस था कि physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic masses, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बेसिक क्या है कि एटॉमिक मास की वजह से पीरियोडिक फंक्शन नहीं है बल्कि एटॉमिक नंबर की वजह से है। तो जिसकी वजह से बहुत सारी जो डिफेक्ट चले आ रहे थे अनएक्सप्लेन्ड पैरामीटर से वो एक्सप्लेन हो गए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, एक टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट, और किस तरह इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कैसे इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स। उससे होता क्या है, हाईलाइटिंग द रेगुलर रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। रिपीट करता हूँ इसको, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in the increasing order of their atomic numbers in different rows and columns, highlighting the regular repetition of properties of elements। कि जब हम एलिमेंट्स को एक टेबुलर अरेंजमेंट में लेके आते हैं बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और वो टेबल किस फॉर्म में है, डिफरेंट रोज है, उसके अंदर कॉलम्स हैं, तो उससे जो अरेंजमेंट बनती है उसके उसके बाद जो एलिमेंट्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो हाईलाइट हो जाती है, एक रेगुलर रेपिटेशन आ जाती है उनके अंदर कि इतने डिजिट्स के बाद या इतने इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी वो रिपीट होगी, तो इसको नाम दिया गया था पीरियोडिक टेबल का।
So every entry in the modern version of periodic table lists the atomic number. periodic table आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एटॉमिक सिंबल दी होती है एलिमेंट की, तो उसका एटॉमिक नंबर दिया होता है और एटॉमिक मास दी होती है। मसलन अगर हम देखें C612, एक कार्बन की जो सिंबल है सिक्स उसका कार्बन की सिंबल C6 एटॉमिक नंबर और 12 उसका क्या है, atomic mass number. So elements of same properties are placed in same group. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेन जो चीज है कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल रोज को क्या नाम दिया गया है पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम को क्या नाम देते हैं, ग्रुप्स। और पीरियोडिक टेबल में 7 जो है वो पीरियड्स हैं, 9 ग्रुप्स हैं जिनको ग्रुप्स को डिनोट किया जाता है बाय द रोमन न्यूमरल्स, रोमन लेटर्स 1 to 8। तो 8 ग्रुप को हम 0 ग्रुप भी कहते हैं, आगे हम इसकी डिटेल भी देखेंगे। तो ये जो आपके सामने मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर हम देखें तो एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है इन डिफरेंट ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको एक सेपरेट रखा हुआ है बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स की फॉर्म में। तो एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल के अंदर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें इसकी, सपोज मैं अगर लिखता हूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है जी, 7। तो इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखूँ 1s2 1s2 2s 2 and then 2p, इसकी हम नाइट्रोजन की लिख रहे हैं तो 2p आएगा इसका 3। तो p में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अभी क्या है, p इज अनफिल्ड, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी p ऑर्बिटल। तो चूंकि p ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इस वजह से जो नाइट्रोजन का एलिमेंट है उसको हम किस में रखेंगे, p ब्लॉक के अंदर। इसी तरह जो अगर हम देख लें क्रोमियम को देख लें, तो क्रोमियम का भी कौन सा आ रहा है, डी ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि डी में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैलेंस, तो उसको डी ब्लॉक में रखा है। तो बेसिक टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक्सक्यूज मी, सो बेसिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन है कि या इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें एलिमेंट्स को उस ब्लॉक में रखा गया है जिसके अंदर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिस ऑर्बिटल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो 7 जो हैं वो हमारे पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड अगर हम देखें तो स्टार्ट यहाँ से ही हम इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, आगे इसकी रिटन एक्सप्लेनेशन आएगी। सो फर्स्ट पीरियड के अगर हम अंदर देखें तो कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सो सेकंड पीरियड के अंदर 1 to 8 एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर क्या है, सेकंड पीरियड स्टार्ट हो रहा है लिथियम से और एंड हो रहा है नियॉन के ऊपर। थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा है सोडियम से और एंड हो रहा है आर्गन के ऊपर। तो सेकंड और थर्ड पीरियड में क्या है, 8 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट में क्या थे, 2 थे, तो इसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। सेकंड और थर्ड में कितने हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अगर हम फोर्थ को देखें तो इसमें क्या है, 18 एलिमेंट्स हैं, 2 जो हैं वो एस ब्लॉक के आ जाते हैं, 6 जो हैं वो पी ब्लॉक के आ जाते हैं, और 10 जो हैं वो डी ब्लॉक के, क्योंकि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो डी ब्लॉक में भी क्या 10 एक पीरियड के अंदर क्या है 10 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल कितने बने हैं, 18। तो ये एक कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड है। फोर्थ जो है और फिफ्थ भी क्या है वो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, और फिफ्थ फोर्थ और फिफ्थ में भी 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम सेकंड सिक्स और सेवन पीरियड पे जाते हैं, तो चूंकि वहां से आपका फिफ्थ तक आपके कौन से ऑर्बिटल थे, एस पी और डी, 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में। तो एस में 2, पी में 6 और डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन।
तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन आ सकते थे वो 10 आ सकते, 18 आ सकते थे। इस वजह से फिफ्थ पीरियड तक जो एलिमेंट्स हैं वो 18 है। लेकिन जब हम सेकंड सिक्स पीरियड में जाते हैं तो वहां से एफ ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो और 18 प्लस 14 कितने, 32। सो सिक्स और सेवन में यहाँ टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। सो एक्चुअली सीरियम के बाद जो है वो लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन वो सीरियम में जा रहे हैं और सीरियम क्या लेंथेनाइड एफ ब्लॉक वालों को बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हमने रखा हुआ है। सो ये तो था पीरियड्स की डिटेल। देन अगर हम देखते हैं ग्रुप्स की, तो ग्रुप को दो तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। एक तो है वो सिस्टम है वो अमेरिकन लैटिन अमेरिका का जो सिस्टम है वो 1A 2A 3A 4 5 6 7 एंड 8A जिसको जीरो भी कहा जाता है, जीरो ग्रुप। तो इसको इसमें जो है वो ए और बी ग्रुप्स में बेसिकली जो है वो क्लासिफाई किया गया है पीरियोडिक टेबल को। ए के आगे जो सब ग्रुप्स हैं 1A और 2A। चलें जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं वहाँ से। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे थे कि इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, किस तरह टेबल इसकी अरेंजमेंट है। तो ग्रुप्स को अगर हम देखें तो जो ग्रुप्स हैं इसके अंदर वो दो टाइप्स की, दो तरह का उनका जो है वो नेमिंग का सिस्टम है। एक तो लैटिन अमेरिका का जिसमें दो मेन ग्रुप्स हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ये जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दीज आर प्लेस्ड इन ए ग्रुप और इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। ए ग्रुप एलिमेंट्स जो है वो मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, आगे चल के रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप ये चूंकि डिस्प्ले हो रहा है तो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स और इनको रखा गया है ए ग्रुप के अंदर। आगे इनके सब ग्रुप्स हैं जिसमें 1A और 2A के अंदर जो है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है और 3A से लेके 8A तक जो है वो ई ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद जो बी ग्रुप है उसके जो सब ग्रुप हैं वो है जी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है? ट्रांजिशन क्या होती है कि एक चीज ट्रांजिट हो रही है, उसके उसमें तब्दीली आ रही है। तो इसमें क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल हो रहे होते हैं, तो इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। सो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन बी ग्रुप। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो चूंकि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही हैं, इनका अलग से ग्रुप है जिसको अगर हम देखें तो 3B, उसके आगे जो 3B सब ग्रुप है उसका फर्दर जो सब ग्रुप रखा गया है उसका एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। तो इस वजह से इनको नाम दिया जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही हैं ये भी ट्रांजिशन, और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। आगे इनकी दो सीरीज हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3 सीरीज हैं बेस्ड अपॉन द डी ऑर्बिटल जिसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। फर्स्ट वाली 3D के अंदर फिलिंग हो रही है तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की 4 सीरीज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 2 सीरीज हैं, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनाइड्स और सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनाइड्स। अच्छा जी, और दूसरा जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं, मैंने कहा 2 तरह का क्लासिफिकेशन या ग्रुप के नेम नॉमेनक्लेचर है, एक तो लैटिन अमेरिका और दूसरा IUPAC। IUPAC जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, अब इसमें कंफ्यूजन हो रही थी 1A होगा या 1B होगा, 2A होगा या 2B होगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक यूनानिमस सिस्टम लाने के लिए उन्होंने इसके नंबर दे दिए 1 से लेके 18 तक। 18 ग्रुप हैं तो 1 से लेके 18 तक जो है वो उसमें ग्रुप दे दी, जिसमें 1 और 2 जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं, 3 से लेके 12 तक वो डी ब्लॉक के, और 13 से लेके 18 तक जो हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक में अगर हम देखें तो ग्रुप 8B जो सब ग्रुप 8B है इसके अंदर 3 रोज हैं।
जो 3 डोज हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल, चूंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है तो इन सब एलिमेंट्स को एक ही सब ग्रुप के अंदर रखा गया है। अच्छा, उसके बाद कुछ ग्रुप हैं उनके एक खास इंडिविजुअल नेम्स हैं। मतलब अगर हम पहला ग्रुप देखें 1A, उसका नाम क्या है, अल्कली मेटल्स। 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देन अगर हम देखते हैं एंड वाला जो 8A है या जीरो ग्रुप है, उसको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस उन एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है। 7A वाले को हेलोजेंस, और जो 6A है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टिलियम, इनके लिए चाल्कोजेंस की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। सो इसी तरह अगर पीरियोडिक टेबल की दूसरी जो ये वाली जो इलस्ट्रेशन अगर आप देखते हैं तो इसमें क्योंकि मैटर जो है उसकी नेचर क्या हो सकती है कि या एलिमेंट्स की नेचर क्या हो सकती है, वो मेटेलिक हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं या नोबल गैसेस हो सकते हैं। तो ये जो टेबल है वो क्लियरली बता रहा है कि आपकी जो ग्रुपिंग है वो किस तरह है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं ये जो डार्क येलो टाइप कलर है, इसको आप देखें यहाँ पे उसके साथ रिप्रेजेंट भी किया गया है कि अदर नॉन मेटल, ये जो ग्रीन है आपके, दीज आर अदर नॉन मेटल्स। ग्रीन वाले हाइड्रोजन नॉन मेटल है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, दीज आर नॉन मेटल्स। अल्कली मेटल्स, ये वाला जो आपका फर्स्ट ग्रुप है सारे का सारा क्या है, अल्कली मेटल। जो लाइट येलो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देन ब्लू टाइप जो है वो नोबल गैसेस और मेटलाइट्स। अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स को देखते हैं तो ये सारी के सारे जो ट्रांजिशन हैं एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको वो मेटल्स हैं और ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इसके बाद पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये लाइट ग्रे कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। और कुछ है मेटलाइट्स। मेटलाइट्स क्या है कि जो बिटवीन प्रॉपर्टी जो है वो बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये एक जो डायगोनल सा कर्व बन रहा है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन, ये सारे के सारे जो एक डायगोनल है, इट इज ऑफ मेटलाइट्स। तो मेटलाइट्स इससे पहले जो है वो मेटल्स, अब ये उनको वो अल्कली मेटल्स भी आ गई, अल्कलाइंस भी आ गई, ट्रांजिशन मेटल भी और पोस्ट ट्रांजिशन भी। टिन भी क्या है, मेटल है। लेड भी क्या है, मेटल है। और इसके बाद जो है मेटलाइट्स के बाद वो या तो नॉन मेटल हैं और या क्या है वो गैसेस की फॉर्म में। तो एक क्लियर पिक्चर जो है वो पीरियोडिक टेबल से हमें मिल रही है कि मेटल्स को अलग रखा हुआ है एक ग्रुप के, उनकी ग्रुपिंग इस तरह की हुई है कि मेटल्स एक ग्रुप में हैं या इकट्ठे एक ब्लॉक में हैं, नॉन मेटल्स वो इकट्ठे हैं, गैसेस इकट्ठे हैं। और उन मेटल्स में भी जिनकी प्रॉपर्टीज जो अल्कली मेटल है उनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल से डिफरेंट है, तो उनको इकट्ठा एक सेपरेट कर दिया। अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उनको सेपरेट हो गए। देन पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, वो एक अलग सेपरेशन होगी। तो पीरियोडिक टेबल ने हमें एक जो है वो क्लियर इंडिकेशन दे दी कि एलिमेंट्स जो है वो अरेंज किस तरह होंगे। दूसरा जो मेन चीज है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिखना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी आपको आनी चाहिए, एफएससी से स्टार्ट होती बल्कि मैट्रिक्स से स्टार्ट हो रही है। तो कुछ उसके ट्रिक्स हैं, लाइक मुख्तलिफ ट्रिक्स स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, स्कूल पब्लिक स्कूल, तो उसको ये टर्मिनोलॉजी है। दूसरा अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर पीरियोडिक टेबल से अगर हम हिंट लेना चाहें तो पहला क्या है जी, पहली पीरियड क्या है, 1s, 1 पीरियड है, तो इसमें को कितने हैं, 2, सो 1s2। देन सेकंड पीरियड में कितने हैं, s के 2, सो 2s के अंदर 2 आ गए। देन s के बाद क्या आ रहा है, p, सो 2s2 के बाद 2p6। अब 2p6 यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो इसके बाद क्या आएगा, 3 कौन सा, s वाला, 3s के बाद d अभी नहीं स्टार्ट हुआ, तो 3s के बाद क्या आएगा, p, कौन सा p, थर्ड पीरियड वाला 3p। तो 3p यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो 3p6 के बाद क्या आना है जी, इस अब लेफ्ट पे चले जाते हैं तो फोर्थ पे क्या आ रहा है, s, 4s। अब 4s के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, डी ग्रुप।
तो ये कौन सा है, डी चूंकि थर्ड से स्टार्ट होता है तो ये n-1 होता है, बेशक उसका शेल चौथा है लेकिन वो n-1 डी होगा। तो 3d आ गया, 3d जब कंप्लीट हो गया 3d10, तो उसके बाद अब d10 के बाद 3d10 के बाद क्या आना है, p कौन सा आएगा 4, सो 3d10 4p6। तो पीरियोडिक टेबल से हम क्लियरली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी हिंट ले सकते हैं। सो 4p6 के बाद अगेन g5s2 4d10 देन g5p6। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस अरेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे एक्चुअली एलिमेंट्स जो है वो अरेंज किए हुए हैं। सो ये कि अब वही जो सारी डिस्कशन हमने इन 2 स्लाइड्स में की है, अब आगे इनकी वही सारी रिटन एक्सप्लेनेशन है। सो इसको मैं ब्रीफली रीड करके चलता जाऊंगा कि इन IUPAC रिकमेंडेशन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 18 ग्रुप्स with inert gases placed in group 18। periods क्या हैं, horizontal rows in period are called in periodic table are called periods, और वो टोटल 7 हैं। फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, सो इसको वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड के अंदर हमने देखा 8 एलिमेंट्स है, लिथियम से स्टार्ट हो रहा था, नियॉन पे एंड हो रहा था। इसी तरह थर्ड में भी कितने एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स से, सोडियम से स्टार्ट हो रहा था, आर्गन पे एंड हो रहा था। देन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन पीरियड जो हैं उनको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, जो 8 एलिमेंट्स हैं। सो फोर्थ एंड फिफ्थ में आगे क्या 18 एलिमेंट्स ईच एंड लेबर कार्ड लॉन्ग पीरियड्स। तो उन 18 में हमने पीरियोडिक टेबल में देख किया है कि 18 एलिमेंट्स में 8 जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं बिलोंगिंग टू ग्रुप ए, यानी कि S और P ब्लॉक्स, और बाकी जो 10 हैं वो बिलोंग टू ग्रुप बी आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों ट्रांजिशन कहा जाता है, इनकम्प्लीट डी सबशेल। 6 पीरियड के अंदर चूंकि एफ ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग स्टार्ट हो गई, तो है इसके अंदर जो है 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं, इस वजह से इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। उन 32 में से 8 जो हैं वो ए ग्रुप के होंगे, 10 जो हैं वो बी ग्रुप के होंगे, और 14 जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होंगे, जिनको लैंथेनाइड्स या रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। तो ग्रुप 7 पीरियड के अंदर भी इसी तरह 32 एलिमेंट्स हैं, और इनके अंदर जो एफ ब्लॉक की सीरीज है वो एक्टिनाइड्स है। देन अगर पीरियड्स में अगर हम देखें, रीजन फॉर लिस्टिंग lanthanide and actinide separately at the bottom of periodic table is practical। ये सिर्फ ये आपने नहीं सोचना कि lanthanide और actinide को सेपरेट रखा हुआ है तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक टेबल के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे डिफर कर रही हैं। तो डिफर थोड़ी बहुत हद तक करेंगी, लेकिन एक्चुअली जो उनकी वजह ये नहीं है फॉर देयर सेपरेट प्लेसमेंट, बल्कि एक्चुअल वजह ये है कि अगर हम उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर ही रखते, डी ब्लॉक के अंदर ही उसको जगह देते, तो पीरियोडिक टेबल बहुत वाइड हो जाता, उसको पेपर के ऊपर लिखना वो इम्पॉसिबल हो जाता। तो इस कंफ्यूजन डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए जो है इनको सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल रखा गया है। सो क्योंकि अदरवाइज टेबल वुड बी टू वाइड टू फिट ऑन मोस्ट पेजेस, बहुत सारे पेजेस के ऊपर वो फिट होता। सो देन ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स आर फैमिलीज भी इनको कहा जाता है, हेलोजन फैमिली, नोबल गैस फैमिली, अल्कली मेटल्स की फैमिली। तो इन ग्रुप्स को फैमिलीज भी नाम दिया जाता है। फैमिलीज क्या, फैमिली में क्या होते हैं कि वो ट्रेड सेम होते हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो एलिमेंट्स की फैमिली क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो 18 वर्टिकल कॉलम्स कंस्टिट्यूट 16 ग्रुप्स। अगर हम करें जो ए और बी के हिसाब से देखें तो 16 ग्रुप्स हैं, लेकिन IUPAC के क्योंकि जो 3 ग्रुप हैं उनको एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है 8B के अंदर, लेकिन अगर हम IUPAC के हिसाब से देखें तो 18 ही ग्रुप हैं। So according to North America, the groups are numbered as 1A and 2A S block element वाले, then P उसके बाद D block start हो गया 3B से लेके 7B तक, then 8B को अलग कर दिया क्योंकि इसके अंदर 3 जो हैं वो रोज हैं, 3 ग्रुप्स हैं। देन 1B 2B, उसके बाद P ब्लॉक का 3A से लेके 7A तक, और 8A को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। सो IUPAC whoever numbered the group from 1 to 18 हम देख के आए हैं।
So elements belonging to group 1, 2 and 13, 18 are known as normal or representative elements, जो A block के थे previous category में. लेकिन जो elements in group 3 to 12 are called transition elements. So इसके अलावा बाद कुछ elements के common name क्या है? 1A वालों को alkali metals, 2A को alkaline earth, 6A को chalcogens, oxygen वालों को, और 7th A are called halogens और 8A are called noble or inert gases. तो ये था जी आपका पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट कैसे हुई. हमने देखा और डिफरेंट जो साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट चीज को बेस बना के या डिफरेंट टाइप्स के ऊपर जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की. तो उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, तो उसको हमने देखा कि वो पीरियोडिक टेबल से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है पीरियोडिक टेबल का, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी ग्रुपिंग जो हुई है वो किस बेस पे हुई है, तो उनको ग्रुप्स को हमने डिटेल से देखा. तो अब देखते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज नंबर ऑफ मेरिट्स ओवर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इसमें क्या है, इज बेस्ड ऑन मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी. एटॉमिक नंबर के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है जो कि एक फंडामेंटल बुनियादी प्रॉपर्टी है. तो मेरिट्स और डिस्कस कर रहे थे मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो एक तो फर्स्ट जो है कि एटॉमिक नंबर के ऊपर क्लासिफिकेशन की हुई है जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट्स की नेचर को क्लियरली डिस्क्राइब करती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके बाद नो रिवर्स ऑर्डर फॉर प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर. कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी वो एटॉमिक मास के बेस पे की थी, तो उसमें कुछ रिवर्स ऑर्डर बन रहा था. लाइक निकल जो था वो बाद में आ रहा था, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वो उसको पहले रखा गया था. लेकिन जब एटॉमिक नंबर की बेस पे आए तो उसका जो ऑर्डर रिवर्स आ रहा था वो ओवरकम हो गई वो ड्रॉबैक उसका. then interpretation of properties in terms of electronic configuration के हम क्लियरली देख के आए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के हम उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो अगर पांचवें ग्रुप में है तो उसके पास कितने वैलेंस शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो कितने बॉन्ड बनाएगा. then splitting of triad positions के इसमें जो ग्रुप टू 8B को हमने देखा तो उसको फर्दर जो है वो डिफरेंट उसके अंदर 3 जो है वो ग्रुप रोज जो है उसके अंदर इंक्लूड की हुई हैं. तो उनको ट्राइएड की वो पोजीशन जो है वो जो इकट्ठी कर दी गई है इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर. Then position of lanthanides and actinides have been given a separate place at the bottom of periodic table due to their analogous chemical behavior. के lanthanides और actinides का चूंकि behavior एक दूसरे से बिल्कुल मैच करता है तो उनको एक बॉटम के ऊपर एक पोजीशन दे दी गई है. Then splitting into S, P and D block in terms of differentiating इलेक्ट्रॉन के, अगर S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो S ब्लॉक में उसको स्प्लिट कर दिया गया है उन एलिमेंट्स को. P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसको P ब्लॉक में स्प्लिट कर दिया गया है. तो हम सिंपली पीरियोडिक टेबल को देखने से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में आ रहे हैं, P में आ रहे हैं, S में आ रहे हैं या D. ऑब्वियस है, सिंपल रूल है, जिस ब्लॉक के अंदर एलिमेंट होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में होंगे. देन इनर्ट गैसेस के अंदर चूंकि फील्ड इलेक्ट्रॉन शेल हो जाता है P6 बन जाता है तो जो पहला शेल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है, तो उस वजह से उसको हर पीरियड के एंड पे रखा गया है. सो सच लोकेशन ऑफ इनर्ट गैस रिप्रेजेंट्स अ लॉजिकल कंप्लीशन ऑफ ईच पीरियड के हर पीरियड बेसिकली क्या है, एक शेल है. तो इसका मतलब एनर्जी लेवल है. तो पी जो हैलोजेंस हैं वहां पे जाके शेल कंप्लीट हो रहा है तो इसको एंड पे रखा गया है. इसका मतलब क्या है कि वो पीरियड वहां पे कंप्लीट हो गया. इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट. हम देख के आए कि क्लियरली मेटल्स को सेपरेट किया हुआ है, ट्रांजिशन मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स, इनर्ट गैसेस. So due to separation of two subgroups, dissimilar elements like alkali metals and coinage metals do not fall together. कि वो दोनों metals हैं लेकिन उनकी properties क्या हैं, different हैं. alkali metals को हम coins की form में shape नहीं दे सकते लेकिन alkaline metals जो हैं वो
कॉइनेज मेटल जो हैं वो उनको उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो उस वजह से सब ग्रुप्स की सेपरेशन की वजह से उनको भी सेपरेट हो गई, वो मेटल्स भी इकट्ठी नहीं है. Then it explains the similarities and variation in properties of elements in terms of electronic configuration, and brings clearly the trends in chemical properties across the period. के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर हम आगे चल के देखेंगे, जो ट्रेंड्स हैं वो क्लियरली एक्सप्लेन होते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी का बढ़ना या कम होना, एटॉमिक साइज का बढ़ना कम होना, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर एक्सप्लेन होता है. तो प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंसीज एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे ये बताया गया कि ग्रुप में नॉट द ग्रुप मेंबर बट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज अ मच बेटर क्राइटेरियन फॉर द प्रेडिक्टिंग ऑफ वैलेंसी एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. एग्जांपल हमने देखी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम किसी भी एलिमेंट की लिखते हैं, ऑक्सीजन की लिखते हैं, तो उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी. So this arrangement of element is easy to remember and reproduce. आसानी से इसको reproduce किया जा सकता है based upon S, P, D and F blocks. कुछ demerits हैं कि dispute in position of hydrogen. हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो उसका कन्फिग्रेशन क्या है? 1s1. तो उस बेस पे अल्कली मेटल के साथ भी उसको रखा जा सकता है. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि वो H नेगेटिव बनाता है जस्ट लाइक हेलोजन बाय टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रॉपर्टी की बेस पे उसको हेलोजेंस के साथ रखना चाहिए. सो बट दिस शोज अ सिमिलरिटी विद हेलोजन टू गेट प्लेस्ड इन ग्रुप 7a, बट इन फैक्ट हाइड्रोजन डिफर्स सिग्निफिकेंटली. वो दोनों से डिफर करता है, ना उसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल जैसी हैं और ना हेलोजेंस जैसी हैं. तो इस वजह से अभी तक जो डिस्प्यूट है इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के, उसको अल्कली मेटल्स के अंदर रखें या हेलोजेंस के अंदर. सिमिलरली देयर इज अ डिस्प्यूट इन पोजीशन ऑफ हीलियम, कि हीलियम की भी कन्फिग्रेशन 1s2 है, तो उसको ग्रुप 2a में रखें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रखें, या क्या है उसको ग्रुप जो है वो क्योंकि उसकी जो इनर्टनेस है हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसका शेल कंप्लीटली फील्ड है, तो इस वजह से उसको इनर्ट गैसेस की फैमिली में रखना चाहिए. तो ये जो कंसिडरेशन है अभी तक हीलियम के ऊपर भी डिस्प्यूट है कि उसको वो नोबल गैसेस में रखा जाए या अल्कलाइन अर्थ मेटल में. तो देन डिटैचमेंट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम मेन पीरियोडिक टेबल, के हमने कहा कि हमने पीरियोडिक टेबल की जो स्ट्रक्चर बड़ी नहीं करनी चाह रहे थे, इस वजह से हमने उसको डिटैच कर दिया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को. तो वो एक कंफ्यूजन सी बन जाती है, एम्बिग्विटी आ जाती है कि कहीं इनकी प्रॉपर्टीज तो सिमिलर डिफरेंट नहीं कर रही, इस वजह से इनको सेपरेट रखा हुआ है. So then position of isotopes of lighter elements, हमने क्या कहा कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, मोर और लेस क्या है? सेम है. लेकिन अगर हम देखें आइसोटोप्स, अगर देखें हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो उनकी तो प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट है. तो उनको फिर एक ही ग्रुप, एक ही होम के अंदर, एक ही हाउस के अंदर रखा हुआ है, हालांकि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है. तो इस पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं हुई. So then periodic table does not reflect the exact distribution of electron among all the elements. कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एग्जैक्ट नहीं है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेडिक्ट की गई है. हम देखेंगे कि आगे हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी शेल कब कंप्लीट होता है? जब उसका कोई स्टेबल होता है. कोई भी शेल जो है या कोई भी ऑर्बिटल कब स्टेबल होता है? जो हाफ एम्प्टी हो, हाफ फील्ड हो या कंप्लीटली फील्ड हो. तो इस वजह से कुछ एलिमेंट्स जो कंप्लीटली फील्ड होंगे या हाफ फील्ड होने की तरफ जा रहे होंगे, तो वो उनकी कन्फिग्रेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी. लेकिन पीरियोडिक टेबल में वो थोड़ी डिफरेंट दी हुई है. इसको हम देख सकते हैं. क्रोमियम की कन्फिग्रेशन अगर हम देख के लिखेंगे तो वो बनेगी 3d5 4s1. तो क्रोमियम की कन्फिग्रेशन 3d5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे 3d4 4s2. सॉरी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बनेंगे? 3d4 4s2.
लेकिन चूंकि D4 अनस्टेबल है और D अगर 5 हो जाएगा तो वो हाफ फील्ड हो जाएगा, इस वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या होता है कि 4s से इलेक्ट्रॉन एक 3D में चला जाता है। बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स क्या हैं, एक ड्रॉबैक है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर जैसे लाइक करते हैं। अगर एस ब्लॉक का जो एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला वो डी ब्लॉक के बिल्कुल साथ है, तो इस वजह से अगर एडजेसेंट हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ वो सिमिलर हो सकती हैं। इस वजह से ये क्या है, कहा गया है कि बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स हैविंग सम प्रॉपर्टीज कॉमन टू both the blocks and the separation by a sharp line of demarcation cannot be justified in each case। तो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स की सेपरेशन वो डिफिकल्ट है। चलें जी, ये आज का लेक्चर था हमारा डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे ये और एडवांटेजेस थे।